हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट देव धाकड़ श्री राम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों, 29 जून से करंट का सेशन आपके सामने हम साझा कर रहे हैं। उसी करंट की कड़ी में आज हम एक नया सेशन लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। आइए दोस्तों, उस करंट के सेशन की शुरुआत करें। उससे पहले कुछ मोटिवेशन लाइन हो जाए। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदल सकता है। साथियों, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदल सकता है, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। तो साथियों, आप सभी को पता होगा, आपकी मेहनत से आपकी सफलता, दोस्तों आपकी मेहनत से आपकी सफलता का परिचय आपको देना है। साथियों, इतनी मेहनत करनी है कि आपके बाहरी वातावरण के अंदर जितनी भी परिस्थितियां पैदा हो रही है, जितनी भी कठिनाइयां आ रही है, उन कठिनाइयों से घबराना नहीं है दोस्तों, एक नया इतिहास बनाना है। आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशन लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। देखिएगा, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। हाल ही में इफ इट बियॉट्स नामक पुस्तक को रिलीज किया गया। हाल ही में इस पुस्तक को मुख्य रूप से किसने लिखा है साथियों, उसके लेखक का नाम बताना है। दोस्तों आपको बताना है, आपके सामने जो पुस्तक दिखाई दे रही है, इस पुस्तक को हाल ही में किसने लिखा है। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं साथियों। क्या होगा इसका सही आंसर? स्टीफन किंग, रस्किन बॉन्ड, तेंजिंग टैथांग या उर्जित पटेल। साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है स्टीफन किंग। साथियों, इनकी हाल ही में यह जो पुस्तक है बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, क्योंकि हाल ही में इसको लिखा गया है, इसको रिलीज किया गया है, इसको विमोचित किया गया है साथियों। अब क्या है इस पुस्तक के संदर्भ में, आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीफन किंग के बारे में। तो यह है आपके सामने स्टीफन किंग और इनकी यह पुस्तक है साथियों। देखिएगा, स्टीफन किंग की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 2014 के अंदर इनको नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स से नवाजा जा चुका है। इनकी यह पुस्तक बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए हम अन्य ऑप्शन की अगर चर्चाएं करें तो दोस्तों एक नाम दिखाई दे रहा होगा, रस्किन बॉन्ड। इसके बारे में कल ही हमने चर्चाएं की थी, द सॉन्ग ऑफ इंडिया। कल इनकी पुस्तक देखी थी दोस्तों, द सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पुस्तक किसकी है? रस्किन बॉन्ड की, जिसके बारे में हमने कल बात करी थी, हिमाचल प्रदेश के हैं ये। उसके अलावा तेंजिंग टैथोंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप सभी को पता होगा, दलाई लामा की अगर मैं बात करूं, देखिएगा दलाई लामा, इनकी जो आत्मकथा हाल ही में लिखी है वो किसने लिखी है दोस्तों? तेंजिंग टैथोंग ने लिखी है। हिज होलीनेस जिस बुक का नाम था, क्या नाम था साथियों? हिज होलीनेस। यह जो पुस्तक लिखी गई वो किसने लिखी थी दोस्तों? वो लिखी थी तेंजिंग टैथोंग ने। साथ ही साथ उर्जित पटेल की बात करूं, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। इनकी जो पुस्तक है हाल ही में चर्चा में रही है, उस पुस्तक का नाम है ओवरड्राफ्ट। क्या नाम है साथियों? ओवरड्राफ्ट। यानी कि बदलती बैंकिंग व्यवस्था को देखते हुए यह पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? उर्जित पटेल ने। तो साथियों, आप सभी को जैसा कि पता होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिखाई देता है, तो हम उसी को लेकर क्लियर कर रहे हैं साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। साथियों, जल्दी से जल्दी सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को लाइव लेकर आइए। दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? आपको बताना है दोस्तों, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इस आंसर दे साथियों। क्या होगा इसका आंसर? क्या रखी गई इसकी थीम? कब से ये मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जाता है? दोस्तों इसके बारे में आज हम चर्चाएं करने वाले हैं। गाइस जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक करें। साथियों, इसका सही आंसर होगा, हाल ही में 15 जुलाई को यह दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को हाल ही में विश्व यूथ स्किल डे मनाया गया दोस्तों, वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया, ध्यान रखें। आइए, जैसा कि मैंने आपको कहा था साथियों, आज 17 जुलाई है और मैंने कहा था जैसे ही दिनों को याद करने का, दिवसों को याद करने का सही तरीका यह है कि एक महीने में आपको उनको 2 बार रिवाइज कर लीजिए। आइए साथियों, उसको लेकर थोड़ा सा बात करते हैं कि इस महीने में कौन कौन से दिवस मनाए गए, उन दिवसों को लेकर। तो साथियों
सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले दोस्तों 1 जुलाई की बात करते हैं। 1 जुलाई को दोस्तों 3 दिवस मनाए थे। कितने दिवस मनाए थे? 3। एक तो मनाया था हमने नेशनल डॉक्टर्स डे। कौन सा दिवस मनाया दोस्तों? नेशनल डॉक्टर्स डे। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसी के दिन हमने मनाया था नेशनल पोस्टल वर्कर डे। दूसरा नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे मनाया साथियों। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं इसी दिन, तो इसी दिन हमने बनाया नेशनल सीए डे। तो दोस्तों पहला अगर हम चार्टेड अकाउंटेंट डे भी मनाया है इसी दिन दोस्तों। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं 2 जुलाई की, तो आपने 2 जुलाई की बात करी थी दोस्तों, विश्व खेल पत्रकारिता जागरूकता दिवस मनाया 2 जुलाई को। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों 4 जुलाई को, तो 4 जुलाई को हमने दोस्तों देखा था 4 जुलाई को अमेरिका ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। साथ ही साथ में अगर आ जाता हूं यहां से आगे, तो दोस्तों 10 जुलाई की बात करी थी। बताइए 10 जुलाई को फिश फार्मर डे। साथ ही साथ दोस्तों 11 जुलाई को हमने मनाया था दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस, जिसकी थीम रखी थी दोस्तों कोविड-19 को रोकना तथा महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों की सुरक्षा। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं यहीं से, तो 12 जुलाई को मैंने कहा था मलाला दिवस। 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया था? मलाला दिवस। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं यहीं से, तो 14 जुलाई को एक दिवस मनाया गया, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो दिवस था बास्तिल दिवस। आप मुझे बताइए ये बास्तिल दिवस कौन से देश से संबंध रखता है? दोस्तों 14 जुलाई को बास्तिल दिवस मनाया गया। आपको बता दूं दोस्तों 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत, फ्रांस की क्रांति से, यानी कि दोस्तों उस दिन जनता ने बास्तिल के किले को फतह किया था, इसलिए प्रति 14 जुलाई को दोस्तों फ्रेंच डे के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों 14 जुलाई के बाद हमने देखा 15 जुलाई, और 15 जुलाई को मनाया गया दोस्तों कौन सा? विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। आइए दोस्तों कब से मनाया जा रहा है उसको लेकर हम चर्चाएं करते हैं। साथियों विश्व युवा कौशल दिवस की अगर मैं बात करूं, तो यह 2014 से मनाया जा रहा है दोस्तों। यूएन महासभा द्वारा इसकी घोषणा की गई 2014 से, यानी कि 2014 से इसको मनाया जा रहा है। साथियों अब आप मुझे बताइएगा भारत में वर्तमान में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? यानी दोस्तों भारत में कौशल विकास मंत्री कौन है? कल परसों के सेशन के अंदर हमने बात करी थी उनके बारे में। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। बिल्कुल मेरे कुछ साथी दशरथ मेनारिया, ओम प्रकाश धाकड़, हेमराज, कविता, टीना, जल्दी से जल्दी आंसर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल दोस्तों वो है महेंद्र नाथ पांडे। भारत के अंदर दोस्तों स्किल मिनिस्टर है महेंद्र नाथ पांडे। दोस्तों इनके द्वारा हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया, उस पोर्टल के बारे में हमने बात करी थी, ASEEM असीम पोर्टल। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था साथियों? असीम पोर्टल। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों अन्य जानकारियों को लेकर अगर मैं बात करूं, तो इसकी जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि इसकी थीम क्या रखी गई। तो आइए थीम की अगर बात करूं, तो देखिए यह इसकी थीम रखी गई स्किल्स फॉर ए रिसिलेंट यूथ, यानी कि दोस्तों युवाओं के अंदर जो कौशल है उनको विकास करते हुए उनमें बदलाव करना। दोस्तों आइए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साथियों, तो इसी के संदर्भ में चलिए तो ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अभी मैंने एक पुस्तक का क्वेश्चन पूछा था आपसे, उसी पुस्तक से रिलेटिव एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं यहां से। दोस्तों आप सभी को पता होगा अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति जिसका नाम है तमांग जनजाति, यानी कि दोस्तों वर्तमान में विलुप्त प्राय जनजाति है। इस जनजाति पर लेकर हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक का उस मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू। क्या नाम है साथियों? मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? पेमा खांडू। तो तमांग जनजाति समुदाय को लेकर हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया? तो सही आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये क्वेश्चन उसी से कोरिलेशन करते हुए आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, आज का सेशन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों, अंत तक जरूर देखें क्योंकि सेशन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए
तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने अपने स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? आपको बताना है दोस्तों, किस संस्था के हाल ही में स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में क्या होगा इसका सही आंसर। फिक्की, सिडबी, नाबार्ड या एसबीआई? बिल्कुल मेरे कुछ साथी सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों। सही आंसर है इसका दोस्तों नाबार्ड। क्या होगा सही आंसर? नाबार्ड। आइए नाबार्ड की अगर मैं बात करूं तो देखिए साथियों, ये है आपके सामने नाबार्ड, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। साथियों नाबार्ड की अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। भारत का केंद्रीय कृषि शीर्ष बैंक है साथियों, जो कृषिगत क्षेत्र में ऋण उपलब्ध करवाने और आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए कार्यरत रहता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके संदर्भ में, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है समझिएगा। नाबार्ड की स्थापना कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है। उससे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए किस कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई? बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में सही आंसर क्या होगा। नाबार्ड की स्थापना। दोस्तों नाबार्ड ने हाल ही में अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया। नाबार्ड की जो स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। दोस्तों शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर, यह जरूर ध्यान रखें, शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ध्यान रखें दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। नाबार्ड ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 39वां। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों इसके अध्यक्ष सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप मुझे बताइए नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, नाबार्ड के अध्यक्ष। चलिए साथियों, और अगर मैं इसके संदर्भ में बात करूं तो देखिएगा नाबार्ड को लेकर और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों नाबार्ड के 39वें स्थापना दिवस को हाल ही में डिजिटल चौपाल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साथियों जितने भी योजना से लाभप्रद लोग हैं उनको दोस्तों इसके सहयोग से एक चौपाल का आयोजन किया। अगर मैं नाबार्ड की बात करूं तो देखिएगा इसके अध्यक्ष को लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जल्दी से जल्दी कुछ मेरे साथी हर्ष कुमार भावला बता रहे दोस्तों। हर्ष कुमार भावला नहीं है साथियों, हर्ष कुमार भावला चेंज हो गए हैं, अब नए बन गए हैं। उनका नाम आपको याद रखना है। लिखिए गोविंदा राजुलू, ये नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। गोविंदा राजुलू चिंताला इनका पूरा नाम है, आपको याद रखना है। ये आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। मई 2020 में हाल ही में इनकी नई अपॉइंट हुई है, ये नए अपॉइंट हुए हैं जिन्होंने हर्ष कुमार भावला का स्थान लिया है। तो दोस्तों ये थी जानकारी नाबार्ड के बारे में। उसके अलावा मैं एक बात और बता दूं दोस्तों, नाबार्ड द्वारा अपने स्थापना दिवस पर 5000 करोड़ का पुनर्वास ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है। यानी कि दोस्तों नाबार्ड द्वारा हाल ही में 5000 करोड़ का जो ऋण पुनर्वास है उसको उपलब्ध कराने की घोषणा भी की है। तो ध्यान रखिए ये थी नाबार्ड की जानकारी। और नाबार्ड की अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आइए ये थी नाबार्ड के बारे में जानकारी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चौथा क्वेश्चन जो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। हाल ही में किस सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है? आपको बताना है साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों किस राज्य के परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में परिवहन व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए, या जिसको हम कहते हैं दोस्तों ट्रैफिक पेनल्टी, उस ट्रैफिक पेनल्टी के लिए ऑनलाइन भुगतान करने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है? तो सही आंसर क्या होगा जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताना है। बिल्कुल अभिषेक देव मेनारिया बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में HDFC बैंक के साथ समझौता कर दोस्तों यह कार्यक्रम चलाया है, यह अभियान चलाया है। आइए बात करते हैं झारखंड के बारे में। तो आप मुझे बताइए झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? जिनका नाम है हेमंत सोरेन। क्या नाम है साथियों? हेमंत सोरेन। और इन्हीं को इस बार चैंपियन ऑफ चेंज का पुरस्कार दिया गया। ये क्वेश्चन ध्यान रखें, चैंपियन ऑफ चेंज
यह पुरस्कार किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो ध्यान रखें, यह दिया गया मुख्य रूप से झारखंड के मुख्यमंत्री। यहां की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की राजधानी की अगर बात करें साथियों, तो राजधानी सभी जानते हैं, झारखंड की राजधानी कहां है? रांची। दोस्तों यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, झारखंड की उपराजधानी कहां है? दोस्तों झारखंड की उपराजधानी की अगर बात करें तो वो है दुमका। कहां स्थित है दोस्तों? दुमका। ध्यान रखें। अच्छा, पिछले सेशन में ही हमने एक बात करी थी दोस्तों, झारखंड के अंदर एक बांध है, उस बांध को लेकर मैंने आपको कहा था यहां पर स्थित है कनाडा बांध। आप मुझे बताइए कनाडा बांध ये कौन सी नदी पर स्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं साथियों, क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल मेरे कुछ साथी करेक्ट जा रहे हैं। कनाडा बांध की अगर बात करें साथियों तो वो है मयूराक्षी नदी पर। कौन सी नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर। दोस्तों उसी के बाद अगर मैं बात करूं हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पर? जल्दी से जल्दी आंसर बताएं। हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू वाटरफॉल, दोस्तों वो है आपकी स्वर्णरेखा नदी पर। कौन सी है? स्वर्णरेखा। ध्यान रखिए स्वर्णरेखा नदी पर है। दोस्तों ये थी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर है पतरातू विद्युत परियोजना, जो सोवियत संघ के सहयोग से चल रही है। पतरातू जो पन विद्युत परियोजना है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर मैं यहीं से बात करूं दोस्तों, तो झारखंड के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, पिछले सेशन में शायद मेरे मुंह से फ्लो में गलत निकल गया था। टिस्को जो है दोस्तों वो स्थित है जमशेदपुर के अंदर। कहाँ स्थित है साथियों? जमशेदपुर में। और दोस्तों इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। दोस्तों टिस्को की अगर बात करें तो देखिए एक नदी है, उस नदी का नाम है स्वर्णरेखा, और दूसरी नदी है जिसका नाम है दोस्तों खारकाई। खारकाई। दोस्तों इन्हीं दोनों नदियों के संगम पर यहां पर स्थित है जमशेदपुर। कौन सा शहर है दोस्तों? जमशेदपुर। यहीं पर स्थित है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम क्या कहते हैं? टिस्को। ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कोडरमा एवं जादूगोड़ा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोनों किस खनिज की प्रमुख खाने हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ में अगर बात करूं बोकारो, दोस्तों बोकारो प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? बताइए जल्दी से जल्दी। बोकारो प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? रूस के सहयोग से। तो ध्यान रखिएगा, यह भी झारखंड से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां की एक आर्ट है, कला है, उसको अपन कहते हैं कोहबर आर्ट। कौन सी आर्ट है दोस्तों? कोहबर। एक और आर्ट है जिसका नाम है सोहराई। दोस्तों मिट्टी के द्वारा यह कलाकृति की जाती है, सोहराई आर्ट। इस कोहबर और सोहराई आर्ट को दोस्तों झारखंड में पहली ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया है साथियों? जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों एक और चीज अगर मैं बात करूं तो यहीं से झारखंड को लेकर क्वेश्चन आएगा, नीलांबर पीतांबर योजना। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों। जल समृद्धि योजना, तो यह योजना भी किस राज्य में चल रही है? तो वो हम कहेंगे झारखंड के अंदर चल रही है। साथ ही साथ दोस्तों यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या बन सकता है दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार का हजारीबाग क्षेत्र जो है, हजारीबाग कहाँ स्थित है? वो भी कहाँ साथियों? झारखंड के अंदर ही स्थित है। तो ये थी जानकारी झारखंड को लेकर। आइए समझते हैं कहाँ स्थित है झारखंड। ये देखिएगा, इस प्रकार से एचडीएफसी के साथ समझौता किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? आपको बताना है साथियों, मोहन बागान जो क्लब है कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर, उस मोहन बागान क्लब के हाल ही में पुरस्कारों से की घोषणा की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन पुरस्कारों की घोषणा करते हुए ये प्रदान किए गए हैं। उसमें आपको बताना है यह मोहन बागान क्लब के माध्यम से जो लाइफ टाइम अचीवमेंट इस बार दिया जाएगा या दिया गया किसे? सही आंसर क्या होगा? अभिजीत बनर्जी, पलाश नंदी, गुरबख्श सिंह या अशोक कुमार? सही आंसर बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो साथियों इसका सही आंसर है अशोक कुमार। आपको बता दूं दोस्तों, ये भारतीय हॉकी टीम के मुख्य रूप से पूर्व खिलाड़ी है जिन्होंने 1975 के वर्ल्ड कप के अंदर भाग लिया था।
यानी 1975 की जो वर्ल्ड कप टीम थी उनका ही हिस्सा थे और इनका उस वर्ल्ड कप में अहम योगदान रहा था। तो दोस्तों मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, और इनकी अगर मैं बात करूं साथियों तो ये मेजर ध्यानचंद के पुत्र है। मेजर ध्यानचंद, याद होगा सभी को मेजर ध्यानचंद जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। दोस्तों इन्हीं की याद में 29 अगस्त को हम एक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस। कौन सा दिवस मनाता है साथियों? राष्ट्रीय खेल दिवस। साथ ही साथ दोस्तों अशोक कुमार के साथ साथ 2 और अन्य खिलाड़ियों को भी मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, जिनमें एक फुटबॉलर है जिनका नाम है प्रणव गांगुली। ये फुटबॉलर है, इनको भी यह पुरस्कार 29 जुलाई को दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ दूसरे जो है उनका नाम है मनोरंजन पेरेल। उन्हें दोस्तों यह पुरस्कार ये एथलीट है और इनको भी, यानी कि दोस्तों इस बार मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट 3 जनों को प्रदान किया जा रहा है। एक अशोक कुमार, दूसरा प्रणव गांगुली। अशोक कुमार का संबंध किससे है? हॉकी से। प्रणव गांगुली का संबंध फुटबॉल से, जबकि मनोरंजन पेरेल का संबंध है एथलीट से। साथियों इन तीनों को दिया जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट। आइए और आगे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये दोनों नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक का नाम है पलाश नंदी और दूसरे का नाम है गुरुबख्श सिंह। दोस्तों इनको दिया जाएगा मोहन बागान रत्न। क्या दिया जाएगा? मोहन बागान रत्न दिया जाएगा। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन से जानकारी। साथ ही साथ मैंने पहला ऑप्शन जानबूझकर लिया है साथियों। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी। दोस्तों 2019 याद होगा आप सभी को, 2019 का जो इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया था वो अभिजीत बनर्जी, एशलर डुफ्लो और माइकल क्रेमर, इन तीनों को प्रदान किया गया था। तो अभिजीत बनर्जी इन्होंने दोस्तों मुख्य रूप से सदस्यता ली है, वो किसकी ली है? मोहन बागान क्लब की सदस्यता ली है। ये ध्यान रखिएगा, मोहन बागान क्लब की सदस्यता लेने वाले व्यक्ति कौन है? वो है अभिजीत बनर्जी। ये ध्यान रखिएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन के बारे में हमने इतनी जानकारियां ग्रहण की। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है साथियों तो एक बार थंब करके बताइए कि सेशन बेहतरीन चल रहा है, ताकि दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं इस सेशन को और अच्छे से अच्छा आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आइए बात करते हैं इसके बारे में अन्य चीजों को लेकर। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बात है 29 जुलाई, यानी ये पुरस्कार जो दिए जाएंगे दोस्तों 29 जुलाई को दिए जाएंगे। और 29 जुलाई को हुआ क्या था समझिएगा। 29 जुलाई 1911 दोस्तों भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर है जिनका नाम है मोहन बागान। क्या नाम था? मोहन बागान। दोस्तों 29 जुलाई 1911 के दिन क्या हुआ? आईएफएस शील्ड में हुआ क्या था? इन्होंने ईस्ट यॉर्कशायर टीम को हराकर साथियों आईएफएस शील्ड के अंदर ईस्ट यॉर्कशायर टीम को 2-1 से हराकर जीता था। इसीलिए दोस्तों प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मोहन बागान क्लब की ओर से इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। चलिए दोस्तों, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। मोहन बागान क्लब के बारे में जरूर ध्यान रखिए साथियों। मोहन बागान क्लब जो है वो कोलकाता में स्थित है। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। आइए कौन है अशोक कुमार और कौन है गुरबख्श सिंह, कौन है पलाश नंदी, उनको लेकर चर्चाएं करते हैं साथियों। ये आपके सामने अशोक कुमार हॉकी के प्लेयर है और मेजर ध्यानचंद के पुत्र है साथियों। और दोस्तों ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है आपके सामने गुरबख्श सिंह और साथियों इसी के साथ ये है आपके सामने पलाश नंदी। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का छठा क्वेश्चन लेते हैं साथियों। देखिएगा छठा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होप मंगल मिशन किस देश ने लॉन्च किया? आपको बताना है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने मौसम एवं जलवायु का अनुमान लगाने के लिए एक सैटेलाइट या उपग्रह लॉन्च किया है और उस सैटेलाइट मिशन को एक नाम दिया है मिशन होप मंगल। आपको बताना है किस देश ने हाल ही में यह मिशन लॉन्च किया है। बताइए जल्दी से जल्दी किस देश ने यह मिशन चलाया है। तो साथियों इसका सही आंसर है यूएई। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको हम थोड़ा सा जानते हैं। यूएई की फुल फॉर्म तो सभी जानते हैं साथियों, इसको हम कहते हैं संयुक्त
अरब अमीरात। अब देखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में 16 जुलाई को, कब की बात है साथियों, 16 जुलाई को, हाल ही में 16 जुलाई को जापान के सहयोग से, किसके सहयोग से दोस्तों, जापान के सहयोग से मंगल ग्रह पर एक सैटेलाइट लॉन्च किया जो मुख्य रूप से जलवायु एवं मौसम का पूर्वानुमान लगाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं साथियों जापान की, तो दोस्तों यूएई का खुद का कोई स्पेस सेंटर नहीं है, फिर भी दोस्तों यूएई के द्वारा हाल ही में जापान को फंड उपलब्ध कराया गया, पैसा दिया गया और यह सैटेलाइट लॉन्च करवाया। यानी कि दोस्तों जापान के सहयोग से, और जापान का एक द्वीप है ताने, उस द्वीप का नाम याद रखें तानेंगशिया, तानेंगशिया। दोस्तों इस आइलैंड से यह रॉकेट हाल ही में प्रक्षेपित किया गया। ध्यान रखिएगा, जापान की कंपनी के द्वारा ही इसका निर्माण किया और किस रॉकेट के माध्यम से भेजा गया, तो उसका नाम है H-11A। इस रॉकेट के माध्यम से इसको हाल ही में प्रक्षेपित किया गया। कब प्रक्षेपित किया, 16 जुलाई को। कौन सा मिशन था, होप मंगल मिशन। किस देश के द्वारा, यूएई के द्वारा। ध्यान रखिएगा साथियों, ये थी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। तो ध्यान रखें, क्योंकि यूएई का खुद का कोई स्पेस स्टेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों वहां के छात्रों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए और पूरे वर्ल्ड को बताने के लिए मिशन मंगल पर हमने इस प्रकार के मुख्य रूप से सैटेलाइट भेजा है। साथियों इस प्रकार का एक सैटेलाइट हाल ही में छोड़ा गया है। आइए इसी क्वेश्चन को लेकर मैं अगर एक बात और कहूं, दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत ने भी नवंबर 2013 में एक मिशन लॉन्च किया था जिसको नाम दिया गया था मोम, है ना। ध्यान रखिएगा, मिशन ऑर्बिट मुख्य रूप से मिशन ऑर्बिट मंगल मिशन। तो दोस्तों ये मोम जो था वो नवंबर 2013 में चलाया था, और हमने कल परसों के सेशन में ही ये बात करी थी कि हाल ही में इस मिशन के तहत जो मुख्य रूप से कैमरा भेजा गया था उसके माध्यम से पहली बार एक उपग्रह के फोटो साझा किए गए। आपको बताना है किस उपग्रह के वो फोटो साझा किए गए थे। तो दो साथियों फोबोस का नाम सुना होगा आपने, मैंने कहा भी था फोबोस और डीमोस मंगल के दो उपग्रह है दोस्तों, और ये फोबोस जो है इसके हाल ही में चित्र साझा किए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है साथियों। आइए और अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन यहां से और जुड़ा हुआ है जो आपसे पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है समझिएगा दोस्तों। यूएई की खुद की कोई स्पेस एजेंसी नहीं है और छात्रों को मोटिवेट करने के लिए $200 मिलियन का ऋण जापान को प्रदान करते हुए यह सैटेलाइट हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसी के साथ साथ में अगर बात करूं क्विजू 11, हाल ही में क्विजू 11 नाम का चीन ने एक रॉकेट वाहक लॉन्च किया था जो दोस्तों प्रक्षेपण हाल ही में असफल रहा है, इसलिए भी यह क्वेश्चन बन सकता है। चलिए बात करते हैं आगे की। तो कल परसों मैंने कहा था नूर सैन्य उपग्रह किसने भेजा है दोस्तों, ईरान ने। किसने भेजा है, ईरान ने। आइए इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारियां ग्रहण की, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में एडीबी का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है। दोस्तों आप सभी को बता दूं एडीबी जिसको हम कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, बिल्कुल दोस्तों इसका उपाध्यक्ष आपको बताना है। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। बिल्कुल मेरे कुछ साथी सही आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल साथियों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सुशील चंद्रा। आपको बता दूं दोस्तों ये भारतीय चुनाव आयुक्त थे, यानी कि अब इनको इस पद से क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब ये एडीबी जो आई टर्म आई है दोस्तों, इसको हम कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये जो एडीबी है साथियों, इस एडीबी की अगर मैं बात करूं तो इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला। कहां है दोस्तों, मनीला। मनीला किसकी राजधानी है, फिलीपींस की, है ना। ध्यान रखिएगा एडीबी का हेडक्वार्टर कहां है साथियों, वो है आपका मनीला फिलीपींस में। एडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। यानी दोस्तों एशिया प्रशांत रीजन में जितने भी देश स्थित है उन एशिया प्रशांत रीजन के अंदर दोस्तों यह मुख्य रूप से ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करता है, आर्थिक सहयोग देने का कार्य करता है। आइए साथियों इसके बारे में अन्य जानकारियां ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत का जो मुख्य चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग या जिसको केंद्रीय निर्वाचन आयोग भी कहते हैं साथियों, उस चुनाव आयोग के अंदर 1+2 सदस्य होते हैं।
कितने होते हैं? 1+2। एक तो होता है अध्यक्ष, और वर्तमान में अध्यक्ष सभी जानते हैं साथियों सुनील अरोड़ा है। कौन है साथियों? सुनील अरोड़ा, याद रखिएगा। और दो अन्य सदस्य जो थे साथियों, वो सदस्य थे, एक का नाम था सुशील चंद्रा, एक का नाम था अशोक लवासा। तो साथियों अब क्या हुआ, सुशील चंद्रा को हाल ही में एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। तो अब इनका यहां से पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। अब दोस्तों आई बात यहां से एडीबी की, तो और जानकारी अगर ग्रहण करें एडीबी के संदर्भ में, तो देखिए ये है आपके सामने एडीबी। एडीबी की अगर मैं बात करूं साथियों, जिसको अपन कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। यानी कि दोस्तों इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर अभी हमने देखा। उसी के साथ साथ इसके अध्यक्ष की बात करूं तो देखिएगा इनके जो अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष का नाम मैं यहां लिख रहा हूं मिसित्सुको ओसाकावा, लिखिएगा मिसित्सुको ओसाकावा। ये इसके क्या है दोस्तों? वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये अध्यक्ष है। मुख्य रूप से इन्होंने ताकेहिको नकाओ का स्थान लिया था। किसका स्थान लिया था? ताकेहिको नकाओ। इसके अंदर सदस्य देशों की बात करें तो इसके अंदर 68 देश है टोटल। कितने देश है? 68। और जो अध्यक्ष जो बनता है वो ज्यादातर किस देश का बनता है दोस्तों? जापान का, क्योंकि ज्यादातर शेयर किसके हैं? वो जापान के हैं इसके अंदर, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी एडीबी के बारे में, याद रखिएगा एडीबी को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, अन्य ऑप्शन की मैं बात करूं, यहां पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नितिन मेनन। नितिन मेनन क्यों चर्चा में रहे थे दोस्तों? आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल होने वाले भारतीय एम्पायर, एलिट पैनल में शामिल होने वाले सबसे युवा भारतीय एम्पायर और तीसरे नंबर के भारतीय एम्पायर, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जोया खान हाल ही में दोस्तों भारत के अंदर यह जोया खान की अगर बात करूं तो जोया खान भारत में कॉमन सर्विस सेंटर में पहली ट्रांसजेंडर जो चीफ चुनी गई, इसलिए इनका नाम याद रखना है। उसके अलावा ब्रजेंद्र नवनीत की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये बने हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत। क्या बने हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत। तो अन्य नामों को लेकर भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया इसके बारे में, ध्यान रखिएगा साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए साथियों एक बात और बता दूं, श्री राम परिवार आपके सामने प्रतिदिन शाम को 8 बजे हिस्ट्री की क्लास लाइव लेकर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं आज या कल की क्लास के अंदर आपको साइंस की क्लास भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसके बाद जल्द ही आपको एक पॉलिटिकल की क्लास, उसके साथ साथ दोस्तों आपको रीजनिंग की क्लास, जल्दी से जल्दी आपको इन सभी क्लासों का मुख्य रूप से आपके सामने ये सभी क्लासें होगी साथियों। तो आपको श्री राम परिवार का पूर्णतः सहयोग प्रदान करना है और दोस्तों समय समय पर उसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में माइल जिडेनिक ने संन्यास की घोषणा की है। ये जो फुटबॉलर है किस देश से संबंध रखते हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं कि माइल जिडेनिक जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, इनका संबंध किस देश से है? तो साथियों आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध फुटबॉलर है ये, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनको लेकर क्वेश्चन बन सकता है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था मिस्र की हाल ही में एक खिलाड़ी है जिसने हाल ही में स्क्वैश खिलाड़ी जिसने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, उसका नाम आपको बताना है। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दे। उसका नाम था रनीन अल वेलीली। दोस्तों ये मिस्र की खिलाड़ी थी जिसने हाल ही में स्क्वैश से क्या लिया था? संन्यास लिया था। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों तो जोशना चिनप्पा जो टॉप 10 में पहुंच गई थी, याद रखिएगा। निगार गोहर जो दोस्तों पहले स्थान पर वर्तमान में चल रही है। फुटबॉल की बात आई है तो मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों डूरंड कप का संबंध किस खेल से है साथियों? फुटबॉल से है। आइए ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉलर को लेकर बात आई है तो थोड़ी सी बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता होगा इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की आकृति है जिसको लेकर कई बार क्वेश्चन आता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट निकट यहाँ पर एक रेंज है जिसको अपन कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है दोस्तों, जिसको लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर में स्थित ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं दोस्तों, प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। कंगारू का देश किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है दोस्तों खेलों की राजधानी वाला देश, है ना। गेम्स कैपिटल के नाम से भी किसे जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की अगर मैं बात करूं साथियों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया हाल ही में चर्चा में रहा था दोस्तों हांगकांग प्रत्यर्पण संधि से बाहर होकर, यानी कि दोस्तों हाल ही में हांगकांग के साथ जो प्रत्यर्पण संधि थी उसको निरस्त किया है, वो किसने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के निकट ही मैंने आपको बताया था विश्व का 8वां महाद्वीप। जल्दी से जल्दी उसका नाम बताना है आपको। विश्व का 8वां महाद्वीप कौन सा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे साथियों। बिल्कुल मेरे कुछ साथी सही आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल जल्दी से जल्दी। नारायण कुमावत, जल्दी से टीना, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए, तो उसका नाम था जीलैंडिया। क्या नाम था साथियों, जीलैंडिया। अगर मैं यहीं से एक और बात करूं तो यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में आता है ये, दक्षिणी गोलार्ध में। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ की प्रमुख नदियों की अगर मैं बात करूं तो वो है मरे एवं डार्लिंग। मरे एवं डार्लिंग। विश्व में बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश भी कौन सा है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों ये थी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। आइए अगर अन्य चर्चाएं मैं करूं तो दोस्तों भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर है चुन्नी गोस्वामी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो भारत के किस फुटबॉलर का हाल ही में निधन हुआ है, तो उनका नाम क्या है, चुन्नी गोस्वामी है साथियों। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। एक बात और इंपॉर्टेंट फुटबॉल से है, वो ये है दोस्तों ला लीगा इतिहास में एक सीजन में सर्वाधिक गोल करने वाला, यानी एक सीजन में 20 गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है। आपको इसका आंसर देना है। ला लीगा फुटबॉल लीग के अंदर, इस इतिहास के अंदर, ला लीगा फुटबॉल लीग के इतिहास में एक सीजन में 20 गोल करने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है, तो उसका नाम है दोस्तों लियोनस मेसी। क्या नाम है उसका, लियोनस मेसी। और साथियों ये कौन से क्लब से संबंध रखते हैं, बार्सिलोना। किससे संबंध रखते हैं साथियों, बार्सिलोना। लेकिन ये मूलतः अर्जेंटीनाई प्लेयर है, ध्यान रखिएगा। ये है आपके सामने, देखिएगा मेसी, इनके बारे में ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा आपके सामने है 9वां क्वेश्चन। हाल ही में किस आईआईटी ने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया। आपको बताना है कि किस आईआईटी ने हाल ही में शुद्ध नाम का एक सैनिटाइजर मोबाइल जो हेल्पर है उसका निर्माण किया दोस्तों, और यह नई टेक्नोलॉजी विकसित की। तो आपको बताना है कौन से आईआईटी का संबंध है इससे। बिल्कुल साथियों इसका सही आंसर है आईआईटी कानपुर में विकास दुबे, कानपुर वाला, याद है सभी को साथियों, वही है साथियों ये आईआईटी। तो आईआईटी कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और कल ही हमने बात करी थी दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, वो भी कहाँ है, कानपुर में। चलिए तो इस डिवाइस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों एक नाम दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको कहते हैं शुद्ध। क्या कहते हैं, शुद्ध डिवाइस जो है ये क्या डिवाइस है दोस्तों, ये एक छोटा सा डिवाइस है जिसके अंदर दोस्तों अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें निकलती है। उससे दोस्तों 10 बाई 10 का जो कमरा है, 10 बाई 10 वर्ग फुट का जो कमरा है, वो मात्र 15 मिनट में सैनिटाइज करके पूरी तरह से सैनिटाइजर कर देगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है वर्तमान में अपन लिक्विड जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि इससे कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है। तो उसके विकल्प के रूप में हाल ही में यह शुद्ध मुख्य रूप से एक सैनिटाइजिंग डिवाइस मुख्य रूप से इसको बनाया है। वो किसने बनाया है, आईआईटी कानपुर ने बनाया है। तो ध्यान रखिएगा इस डिवाइस के बारे में। देखिए आपके सामने है यह डिवाइस किस प्रकार से दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यह जो डिवाइस है साथियों यह मोबाइल जैसा डिवाइस है। इससे दोस्तों अल्ट्रावायलेट किरणें निकलेगी और यहाँ पर लिखा हुआ है शुद्ध, और ये क्या करेगा, पूरे रूम को सैनिटाइजर कर देगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। इसकी इमेजिनरी जो प्रयोगशाला है आईआईटी कानपुर की,
उसके द्वारा इसको विकसित किया गया। थोड़ा मैं एक इसकी अगर बात करूं, देखो ये जो शुद्ध लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाए मान लो तो ध्यान रखिएगा, स्मार्टफोन ऑपरेट हार्डली, स्मार्टफोन ऑपरेट हैंडली अल्ट्रावायलेट डिवाइस हेल्पर, इसकी फुल फॉर्म है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि इसको मोबाइल से भी दोस्तों चालू और बंद कर सकते हैं, एक प्रकार का यह डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। आइए साथियों, ये थी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कानपुर कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में इंडियन रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बनाया गया? और दोस्तों उसका आपको नाम बताना है। भारत के किस राज्य में इंडियन रेलवे द्वारा दोस्तों भारत का पहला केबल ब्रिज बनाया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है साथियों? सही आंसर क्या होगा इसका? असम, दिल्ली, लद्दाख या जम्मू कश्मीर? तो साथियों इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दोस्तों चिनाब नदी पर यह केबल ब्रिज बनाया जा रहा है, ध्यान रखिए। कहां बनाया जा रहा है इसकी अगर मैं बात करूं साथियों तो ध्यान रखिएगा, यह कटरा बनिहाल क्षेत्र में, कटरा बनिहाल, दोस्तों कटरा बनिहाल क्षेत्र के अंदर यह ब्रिज बनाया जा रहा है। आइए बात करते हैं इसके बारे में अन्य जानकारियों को लेकर, तो देखिएगा दोस्तों इस प्रकार से यह निर्माणाधीन ब्रिज बन रहा है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कश्मीर की, दोस्तों कश्मीर में आप सभी को पता होगा हाल ही में 6 पुल बनाए गए BRO के द्वारा। किसके द्वारा बनाए गए? BRO के द्वारा। अखनूर क्षेत्र के अंदर इसकी निर्माण कार्य किया गया, जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर ने प्रवासियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए। प्रवासियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किस केंद्र शासित प्रदेश ने किए? तो वो है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के निर्माण की अगर मैं बात करूं तो सभी जानते हैं दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 इन दोनों का निर्माण हुआ। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल है दोस्तों, उनका नाम बताना है जगदीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है उनका? जगदीश चंद्र मुर्मू, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये ध्यान रखें। ये वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल है और पहले उपराज्यपाल है, इसलिए इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा साथियों। साथ ही साथ यहीं से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी कौन सी है, या जिसको हम कहते हैं कि समर कैपिटल और विंटर कैपिटल, तो दोस्तों इसकी समर कैपिटल कौन सी है और विंटर कैपिटल कौन सी है आपको बताना है। तो समर कैपिटल है साथियों श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। तो जम्मू कश्मीर की भी 2 राजधानियां हैं, समर कैपिटल कौन सी है? श्रीनगर, और विंटर जम्मू है, ये ध्यान रखिए। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं साथियों, जम्मू कश्मीर हाल ही में क्यों चर्चा में रहा था, इसको लेकर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। वो ये पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में स्थित है दच्चीग्राम नेशनल पार्क। कौन सा है साथियों? दच्चीग्राम नेशनल पार्क, ये ध्यान रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर को लेकर यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के अंदर ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जो चिनाब नदी पर जो पुल बन रहा है दोस्तों, वो विश्व का सबसे ऊंचा पुल माना जा रहा है, जो एफिल टावर से भी ऊंचा स्थित है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट बात करें इंडियन रेलवे के बारे में। तो इंडियन रेलवे के बारे में मैंने आपको कल परसों के सेशन में भी बताया था दोस्तों कि विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी जो 2.8 किलोमीटर है, जिसका नाम है शेषनाग। साथ ही साथ दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली, कौन सा है? हुबली, कर्नाटक में बनाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हाल ही में 151 ट्रेनों का निजीकरण किया जा रहा है। कितनी ट्रेनों का? 151 ट्रेनों का क्या किया जा रहा है? निजीकरण किया जा रहा है। ये भी ध्यान रखनी है आपको, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितनी ट्रेनों का निजीकरण किया जा रहा है, ध्यान रखिए साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन किस देश में भारत के नए एम्बेसडर नियुक्त किए गए? आपको बताना है दोस्तों रुद्रेंद्र टंडन। कल की क्लास के अंदर हमने 4 एम्बेसडर के बारे में बात करी थी, उनको भी हम आज रिवाइज करेंगे दोस्तों। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? चेक गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश?
तो दोस्तों रुद्रेंद्र टंडन को हाल ही में बनाया गया अफगानिस्तान में भारत के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है। दोस्तों यह विनय कुमार का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? विनय कुमार का स्थान लेंगे, ये ध्यान रखना है। दोस्तों आई बात है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ की संसद को कहा जाता है शोरा। क्या कहते हैं? संसद को कहा जाता है शोरा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ के राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो उनका नाम है अशरफ गनी। क्या नाम है साथियों? अशरफ गनी। अफगानिस्तान की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो राजधानी कहाँ है साथियों? राजधानी है काबुल के अंदर। कहाँ स्थित है? काबुल। और दोस्तों अफगानिस्तान की संसद का निर्माण भी भारत के आर्थिक सहयोग से किया गया। अफगानिस्तान में एक बांध है नीलम बांध, और उस नीलम बांध का निर्माण भारत के सहयोग से करवाया गया। ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी अफगानिस्तान को लेकर। आइए अन्य जानकारी ग्रहण करें और आपको अन्य जो ऑप्शन दिख रहे हैं उन ऑप्शन के अभी वर्तमान में चुने गए एम्बेसडर है उनके नाम बताने हैं। आप मुझे बताइए चेक गणराज्य में हाल ही में भारत के जो नए राजदूत अपॉइंट हुए हैं उनका नाम बताना है। तो दोस्तों चेक गणराज्य की अगर मैं बात करूं तो उनका नाम है हरीशचंद्र। क्या नाम है साथियों? हरीशचंद्र। ये चेक गणराज्य के अंदर बनाए गए। साथ ही साथ अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश में भारत के हाल ही में नए जो एम्बेसडर नियुक्त किए गए उनका नाम बताइए। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। बिल्कुल मेरे कुछ साथी सही आंसर बता रहे हैं, जल्दी से जल्दी बताइए साथियों। उनका नाम है विक्रम दुर्रई। विक्रम दुर्रई, ये ध्यान रखें साथियों, ये बांग्लादेश के अंदर। साथ ही साथ तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो बताइए जल्दी से तुर्कमेनिस्तान के अंदर कौन अपॉइंट हुए हैं? कल की क्लास के अंदर ही हमने इसकी बात करी थी। जल्दी से जल्दी बताइए तुर्कमेनिस्तान के अंदर डॉक्टर विधु पी नायर, ये तुर्कमेनिस्तान के अंदर बनाए गए। अगर मैं बात करूं इसी के संदर्भ में दोस्तों तो ताइवान का भी हाल ही में अपॉइंट हुआ है। बताइए ताइवान का क्या होगा? सही है ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर नहीं, एम्बेसडर होगा। बताइए ताइवान के एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ताइवान के है गोरांग लाल। कौन बनाए हैं? गोरांग लाल। साथियों इस प्रकार से ये जानकारी थी इस क्वेश्चंस के बारे में। आइए एक और क्वेश्चन यहाँ पर एक चीज और पूछी जा सकती है। वो क्या पूछी जा सकती है? गोपाल बागले को लेकर, अमेरिका के अंदर भारत के राजदूत को लेकर। तो ध्यान रखिएगा, इनको कल के सेशन में ही हमने बात करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये है आपके सामने। हाल ही में किस भारतीय ने दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया? आपको बताना है इसमें से कौन सा भारतीय व्यक्ति है जिसने दोस्तों हाल ही में 30 सेकंड के अंदर दुबई के अंदर 101 पांव से छलांग लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज करवाया है। सही आंसर क्या होगा? सोहम मुखर्जी, मनोहर मित्तल, प्रतीक गर्ग या जी आकाश? तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है सोहम मुखर्जी। दोस्तों सोहम मुखर्जी ये दिल्ली से संबंध रखते हैं। इन्होंने हाल ही में 30 सेकंड के अंदर दोस्तों एक पांव से 101 बार, वैसे तो इन्होंने 110 बार कूदा था, लेकिन दोस्तों इनकी जो 9 छलांगे थी वो क्या हुई थी दोस्तों? उनको अमान्य घोषित किया गया था, इसलिए 101 पर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले दोस्तों 30 सेकंड में 96 का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम था। तो ध्यान रखिए सोहम मुखर्जी का संबंध कहां से है? नई दिल्ली से है। साथ ही साथ में अगर जी आकाश की बात करूं तो ये कौन थे दोस्तों? भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने थे जी आकाश, जिनका संबंध कहां से है? इनका संबंध चेन्नई तमिलनाडु से था दोस्तों। ये आपके सामने है साथियों सोहम मुखर्जी, इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही साथ मैंने आपको एक बात बताई थी साथियों, 2018 की जो बाघ गणना थी उसके अंदर भी दोस्तों जितने एरिया को कवर किया गया वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था। दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को साझा करें, शेयर करें, और दोस्तों इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद।